यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र व छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समीकरण यानी द्विघात, जिसमें x² + 9 बराबर 0। समीकरण द्विघात यानी x² + 9 बराबर 0 का कोई वास्तविक हल नहीं है। कोई वास्तविक हल नहीं है, क्योंकि x² बराबर आ गया -9, प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक होता है जो वास्तविक संख्या प्रतीत नहीं होता है, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं, या संदर्भ में कह दो वो संख्या वो वास्तविक संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक प्राप्त होता है, या जिसका वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या हो, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए x² + 3 बराबर 0, x² बराबर -3, तो x का मान आ जाएगा ± वर्गमूल -3। वो वास्तविक संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक प्राप्त होता हो, या जिसका वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या हो। ये वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या हो, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। समीकरण द्विघात समीकरण जैसे x² + 9 बराबर 0 का कोई वास्तविक हल नहीं है, क्योंकि x² बराबर -9 प्रत्येक वास्तविक संख्या का वर्ग है और ऋणात्मक होता है। जो वास्तविक संख्या प्रतीत नहीं होता उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं, या वो वास्तविक संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक प्राप्त होता हो, या जिसका वर्गमूल में ऋणात्मक संख्या हो, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। x² + 3 बराबर 0, x² बराबर -3, इसका वर्गमूल लेंगे तो ±-3, ये सम्मिश्र संख्या है। तो इसका एग्जाम्पल सम्मिश्र संख्या, तो देखो सम्मिश्र संख्या कैसे निरूपित करते हैं। सम्मिश्र
सम्मिश्र संख्या। तो ये अपने सबसे पहले सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या के अंदर दो संख्या होगी, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो सम्मिश्र संख्या में वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या होती है, और वास्तविक संख्या होती है उसमें देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या होती है उसमें दो प्रकार की संख्या होती है, भिन्नात्मक और पूर्णांक। भिन्नात्मक और पूर्णांक, भिन्नात्मक ज्ञान अंश बटा हर में, पूर्णांक ज्ञान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। और पूर्णांक संख्या में भी दो प्रकार की संख्या होती है, एक होती है पूर्ण संख्या और एक होती है ऋणात्मक संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर प्लस तक चलती है, और ऋणात्मक संख्या जो माइनस में होती है। और पूर्ण संख्या भी दो प्रकार की होती है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या और शून्य। शून्य देखो, सम्मिश्र संख्या वास्तविक और काल्पनिक होती है, और वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं होता है या पाई, यह अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या भिन्नात्मक और पूर्णांक होती है। भिन्नात्मक अंश बटा हर में, पूर्णांक जो जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है। और पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या जो प्राकृत संख्या कहते हैं, और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या और शून्य होती है। तो ये आपके सम्मिश्र संख्या के बारे में नॉलेज है। अब आप देखो, सम्मिश्र संख्या ऐसी होती है जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों होती है, उसको अपन समझेंगे। सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या को जेड से निरूपित करते हैं, जिसको अपन ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, और उसका मतलब समझाते हैं आपको, जिसके अंदर ए वास्तविक भाग, बी काल्पनिक भाग कहलाता है। बी काल्पनिक भाग, जैसे एग्जाम्पल के लिए z बराबर 2 प्लस 3 आयोटा। तो देखो z बराबर a प्लस आयोटा b, a की जगह तुलना करने पर 2 और b का मान आ गया 3। ये अब काल्पनिक भाग कैसे आया वो देखो आप, ये आयोटा, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया -3, एक्स का मान हो गया प्लस माइनस वर्गमूल -3। वर्गमूल के अंदर जब कोई भी संख्या ऋणात्मक हो तो वो सम्मिश्र संख्या कहलाती है। सम्मिश्र संख्या इसको अपन इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, प्लस माइनस ये 3 इंटू -1, 3 का वर्गमूल
+3 वर्गमूल -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्गमूल -1 है, इसका मान होता है आयोटा। आयोटा, इसका मान आयोटा होता है। तो वर्गमूल -1 का मान आयोटा आता है। तो ये एक, जिसको अपन काल्पनिक संख्या कह सकते हैं, कि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या उसका अपन मान ज्ञात नहीं कर सकते, वो एक काल्पनिक संख्या है। तो x का मान आ जाएगा अपने पास ± आयोटा रूट 3। आयोटा रूट 3, आयोटा रूट 3 आ जाएगा अपने पास। तो ये इसके अंदर अगर अपन तुलना करें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की, तो देखो x बराबर 0 ± आयोटा रूट 3। तो z बराबर आ जाएगा अपने पास a ± आयोटा b। a की जगह तुलना करें तो है 0, ये वास्तविक भाग, वास्तविक भाग, b का मान है ± b की जगह अपन सीधा लिख सकते हैं रूट 3, तो प्लस माइनस है यहाँ पर। तो ये वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग आ गया। और दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, 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 जैसे z1 बराबर है a प्लस आयोटा b, z2 बराबर है c प्लस आयोटा d। तो z1 प्लस z2 यानी a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। तो a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d। तो ये भी एक वास्तविक संख्या हुई, इसको अपन कहते हैं z। तो इससे तुलना करें अपन x प्लस आयोटा y, तो x का मान आ जाएगा a प्लस c और y का मान आ जाएगा b प्लस d। ये वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। देखो, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। तो z1 बराबर a प्लस आयोटा b, z2 बराबर c प्लस आयोटा d, z1 z2 a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d। a और c आयोटा इसमें कॉमन ले लिया, b प्लस d। ये आपके z वास्तविक और काल्पनिक संख्या का योग होता है, सम्मिश्र संख्या। तो देखो, x वास्तविक संख्या का मान आ गया a प्लस c, y बराबर आ गया b प्लस d। वास्तविक और काल्पनिक भाग अपन अलग अलग कर सकते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के योग निम्नलिखित प्रगुणों को संतुष्ट करता है। सबसे पहला है सौरक, या जिसको कह सकते हैं अपन स्वरतता, स्वरता गुणधर्म। इसके ये गुणधर्म है स्वरता गुणधर्म। स्वरता गुणधर्म यानी z सम्मिश्र संख्या z1 और z2 बिलोंग टू c, यानी ये सम्मिश्र संख्या है। तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं z1 प्लस z2 ये बिलोंग टू, ये भी c।
ये भी सम्मिश्र संख्या के अंदर आएगा। दूसरा, इसका दूसरा नियम जो है साहचर्य गुणधर्म जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बराबर आ जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये आपके जो आएगा ये बराबर होगा इसमें Z1 Z2 और Z3 बिलोंग टू C। इसका मतलब ये मान और ये मान बराबर होगा। कर्म विनिमय, तीसरा इसका कर्म विनिमय जिसमें Z1 Z2 बिलोंग टू C, Z1 Z2 बिलोंग टू C। तो ये आपके Z1 प्लस Z2 और ये Z2 प्लस Z1 ये बराबर, कर्म का मतलब कर्म चेंज करेंगे तो बराबर होगा। साथ यानी Z1 Z2 Z3 जोड़ेंगे तो इसमें Z2 Z3 का योग किया पहले, फिर वो Z1 के साथ जोड़ा, इसमें Z1 Z2 को जोड़ा, फिर Z3 आया, बराबर है। और ये कर्म विनिमय, कर्म का कोई महत्व नहीं इसमें। चौथा है अपने योज्य तत्समक आइडेंटिटी सम्मिश्र संख्या के समुच्चय, जैसे सम्मिश्र संख्या के समुच्चय में 0 है तो इसमें 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। ये तो 0 आ जाएगा। तो इसको अपन Z बराबर अगर 0 लिखे तो 0 को 0 प्लस आयोटा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, योज्य, फिर योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम यानी Z बिलोंग टू C, Z बिलोंग टू C के लिए योज्य प्रतिलोम, Z बिलोंग टू C में योज्य प्रतिलोम फिर Z बिलोंग टू C होगा। कैसे? Z बराबर A प्लस आयोटा B, इसका योज्य प्रतिलोम माइनस A माइनस आयोटा B होगा। और निरसन नियम, छठा निरसन नियम Z1 प्लस Z3 बराबर Z2 प्लस Z3, तो Z1 बराबर आ गया Z3, इस प्रकार का नियम। या फिर ऐसे अपन करें Z1 Z2 बराबर Z2 प्लस Z3, तो Z1 बराबर आ गया Z3, निरसन नियम कहलाता है। दो संख्या का योग Z1 Z3 Z2 Z3, तो Z1 Z3 के बराबर आ जाएगा। Z1 Z2 Z2 Z3, तो Z1 Z3 के बराबर आ जाएगा। ये निरसन नियम है। ये योज्य प्रतिलोम जो संख्या होती है उसका ऋणात्मक, योज्य प्रतिलोम सम संख्या जोड़ने पर 0 0 आ जाए। योज्य तत्समक सम्मिश्र संख्या समुच्चय 0 है तो 0 बराबर 0 प्लस 0 आइटा लिख सकते हैं अपन। कर्म विनिमय Z1 Z2 बिलोंग टू C है,
समुच्चय के अंदर है तो Z1 Z2 Z2 Z1, साहचर्य गुणधर्म Z1 Z2 Z3। समुच्चय सी में है तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 Z2 प्लस Z3 और ये मान बराबर आएगा। सौरभ गुणधर्म Z1 Z2 बिलोंग टू सी, Z1 प्लस Z2 भी सी के बराबर आएगा। अब अपने ये आपके सम्मिश्र संख्याओं के प्रगुणों के यानी गुणधर्म इसके योग के